एक छोटे से शहर में रजनी और सरला नाम की दो बहुएं अपनी सास बिमला के साथ रहती थी। रजनी और सरला का आपस में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता था, जिसकी वजह से उन दोनों की सास बिमला बड़ी दुखी होती थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बड़ी बहू रजनी किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना और उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं सरला को खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी कि शाम का खाना आज उसे ही बनाना है, पर उसने तो खाना बनाया ही नहीं। हे भगवान, अब वो और बच्चे क्या खाएंगे। रजनी गुस्से में ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरला आ जाती है। सरला, जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी तो तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ तो क्या, मुझे भी कुछ काम करना था तो मैं वही पूरा कर रही थी। काम तो बाद में भी हो सकता था, इतना था तो खुद क्यों नहीं खाना बनाकर चली गई? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात आपकी ही सुनूं। रजनी और सरला दोनों आपस में झगड़ ही रही थी कि तभी उनकी सास बिमला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अरे खाना नहीं बना है तो दोनों मिलकर बना लो, इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। उन दोनों बहुओं का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात घर के बंटवारे तक आ जाती है और वो दोनों घर का बंटवारा तक करने के लिए राजी हो जाती है। अब तो इस घर में तभी रहूंगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, और मैं भी इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे भी इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या क्या तुम दोनों ने बंटवारा लगा रखा है? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो? बस हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिमला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, पर उसकी दोनों बहुएं थी कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वो दोनों अपना अपना सामान पैक करती हैं और घर से जाने लगती है। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, अब हम इस घर में नहीं रहेंगी बस। हाँ, हमें इस घर का बंटवारा चाहिए। बिमला अपनी दोनों बहुओं के आगे रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, पर उसकी दोनों बहुएं टस से मस नहीं होती और फिर बिमला हार कर घर के बंटवारे के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो कर लो इस घर का बंटवारा। फिर वो दोनों बहुएं आपस में घर का बंटवारा कर लेती हैं और फिर बात आती है उनकी सास को साथ रखने की। दोनों बहुएं आपस में कहने लगती हैं, घर का तो बंटवारा हो गया, पर माँ जी रहेंगी किसके साथ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, जैसे हमने घर का बंटवारा किया है वैसे ही हम माँ जी का भी बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये सुनकर उनकी सास के होश उड़ जाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी सास का बंटवारा करते हुए? मुझे नहीं करवाना अपना कोई बंटवारा। माँ जी, इसमें परेशानी ही क्या है? देखो, कभी आप दीदी के साथ रहना, कभी मेरे साथ, इससे आप अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ भी रह सकेंगी। बिमला को अपना बंटवारा देख बड़ा गहरा सदमा लगता है और फिर इस तरह बिमला कुछ दिन अपनी बड़ी बहू के साथ रहती तो कभी छोटी बहू के साथ। लेकिन एक दिन जब उसकी बड़ी बहू रजनी आकर उससे पूछती है, वो माँ जी, आपके पास जो गहने थे वो कहाँ हैं? गहने? वो तो मुझसे सरला ने ले लिए थे जब मैं उसके पास रह रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब आप मेरे साथ रह रही हो तो गहने सरला को कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, वो गहने मुझे चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद बिमला की बारी सरला के साथ रहने की आती है और एक दिन जब वो अपनी सास को रजनी का काम करते देखती है तो वो अपनी सास पर खूब गुस्सा हो जाती है। माँ जी, जब आप मेरे साथ रह रही हैं तो आप दीदी का काम कैसे कर सकती हैं? इस तरह दिन पर दिन दोनों बहुओं की खींचातानी की वजह से उनकी सास बेहद दुखी रहने लगी और फिर एक रात उसकी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरा बंटवारा कर दिया। इन्होंने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। भला कोई अपनी सास का बंटवारा कैसे कर सकता है? मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं इनके साथ करूंगी। और फिर अगली सुबह रजनी और सरला अपनी सास को मरा पड़ा देखती है तो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? ये सब वहाँ खड़ी चुड़ैल देख रही होती है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मेरा बंटवारा कर दिया, अब देखो तो कैसे दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और फिर उसी रात जब दोनों बहुएं खाना खाकर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही होती हैं, तभी चुड़ैल सरला के कमरे में जाती है और जाकर उसके पलंग पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब सरला को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, चुड़ैल, कोई है? मेरा बंटवारा किया था ना तूने? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। फिर वो चुड़ैल सरला का गला अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगती है
बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसकी चीख की आवाज से सभी उसके पास दौड़े चले आते हैं। तो सभी देखते हैं कि सरला अपने दोनों हाथों से अपना ही गला दबा रही है। सरला, सरला ये क्या कर रही है? तुम अपने हाथों से अपना गला दबा रही हो। दीदी दीदी दीदी, वो चुड़ैल अभी मेरा गला दबा रही थी। ओहो, तुम सरला कैसी बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो। रजनी और बाकी के सभी लोग जैसे तैसे करके सरला को सुला देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब गहरी नींद में रजनी सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जाग जाती है और आवाज की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि किचन में एक औरत बैठी है। तो रजनी डरते डरते उसके पास जाती है और जैसे ही वो औरत अपना चेहरा रजनी की तरफ घुमाती है तो वो बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, अरे अरे कोई तो मुझे बचाओ। रजनी की आवाज से सरला और उसका पति वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही थी? वो मैंने अभी यहाँ पे एक चुड़ैल को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लगता है तुम दोनों की दोनों को वहम हो गया है। अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। और फिर अगली सुबह सरला और रजनी सोकर उठती है तो अपने हाथों को खून से लथपथ देखती है। खून 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 खून। वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रही थी पर उनके हाथों से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पक्का जरूर ये सब माँ जी कर रही होंगी। हाँ, वो हमसे बदला ले रही है। हमें अभी के अभी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, अब तो वही हमें बचा सकते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उनके साथ हुई सारी घटना उन्हें बताती हैं। बाबा बाबा, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। तांत्रिक बाबा कुछ देर अपनी आंखें बंद करने के बाद खोलते हैं और गुस्से से वो दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने अपनी ही सास का बंटवारा कर दिया। इसकी वजह से वो अब तुम दोनों से बदला ले रही है। बाबा बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें उस चुड़ैल से बचा लो, उससे बचने का कोई न कोई उपाय तो होगा। तांत्रिक बाबा अपना हाथ काटते हैं और कुछ बूंदे खून की जमीन पर गिराते हुए मंत्र पढ़ते हैं। ओम क्लीं 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 चामुंडाय। तभी देखते ही देखते वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ए तांत्रिक, तूने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ऐ चुड़ैल, छोड़ दे इन दोनों को और चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। चुड़ैल अपने दांतों को बड़ा करती हुई सरला और रजनी की तरफ देखने लगती है। अब पता चलेगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। चुड़ैल अपने नुकीले दांतों को सरला की गर्दन पर रखने वाली होती है कि तभी तांत्रिक मंत्र से उसे रोककर पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए चुड़ैल, इन्हें मत मार, जाने दे इन्हें। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। नहीं, इन दोनों ने मेरा बंटवारा कर दिया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं इन दोनों को मार नहीं डालूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम दोनों अपने घर का बंटवारा खत्म करोगी और फिर कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगी। अगर तुम दोनों ने गलती से भी घर का बंटवारा किया तो मैं वापस आकर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, हम सब कुछ मानेंगी, हमें सब मंजूर है। इतना कहते ही चुड़ैल अपनी दोनों बहुओं को छोड़ देती है और फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर उसे मुक्ति दिला देता है और वो आकाश में कहीं जाकर गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। एक बेलापुर नाम का गांव था। उसी गांव के करीब एक जंगल था। उसी जंगल में एक भूखा भेड़िया रहता था। उस जंगल से जो भी गुजरता भेड़िया उसे मारकर और खा जाता। एक दिन भूखा भेड़िया उसी जंगल में बैठा था। अरे, आज तो कोई शिकार भी नहीं मिला। लगता है ऐसे ही भूखे पेट मुझे सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, गाँव में ही जाता हूँ। आज गाँव से ही शिकार करके आता हूँ। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में एक गांव वाला मिल जाता है। अरे वाह वाह, देखो किस्मत कितनी अच्छी है। मैं तो गाँव जा रहा था शिकार के लिए, लेकिन रास्ते में ही शिकार मिल गया। अरे भूखे भेड़िए, मुझे मत मारना,
तुम मुझे मार कर क्या करोगे? देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं फिर जंगल में नहीं आऊँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। भूखा भेड़िया उसकी एक भी नहीं सुनता और वो फिर उस आदमी को मार देता है। अरे वाह वाह, आज तो पेट ही भर गया। अब कल के लिए सोचूंगा, फिलहाल तो आराम करूंगा। और खाकर वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के मौत की खबर पूरे गांव तक फैल जाती है। गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं कि कहीं भेड़िया गांव में ना घुस जाए और सबको मार ना डाले। फिर रात होते ही भूखा भेड़िया गांव में घुस जाता है। गांव में घुसते ही उसे कोई आदमी हाथ नहीं आता। फिर उसे एक भैंस दिखाई देती है जो अरमान की होती है। वो अरमान की भैंस को उठाकर खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब अरमान उठता है तो उसे अपनी भैंस नहीं दिखाई देती। वो बहुत चिल्लाता है और गांव वालों को बुलाता है। अरे 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 गांव वालों, इधर आ जाओ, अरे मेरी भैंस कहाँ गई? अरे लगता है वो भूखा भेड़िया मेरी भैंस को खा गया। तभी सब गांव वाले अरमान के पास आ जाते हैं। उनमें से एक अरमान का दोस्त अली था जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके गांव आया था। उसने अरमान से कहा, अरे अरमान भाई, तुम परेशान मत हो। मेरा एक दोस्त है चुलबुल पांडे, जो एक बहुत ही अच्छा पुलिस वाला है। हम सब गांव वाले उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा और वो उस भूखे भेड़िए को मार डालेगा। फिर सब गांव वाले मिलकर चुलबुल पांडे के पास जाते हैं। अरे चुलबुल भैया हमारी मदद करो, चुलबुल भैया हमें बचा लो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे घर के सामने सवेरे सवेरे? क्या मुसीबत आ गई तुम लोगों के साथ? चुलबुल भैया हमारे गांव में एक भेड़िया घुस आया है। वो किसी ना किसी आदमी को मारता है या किसी भैंस को। उसने कल मेरी भैंस को मार डाला और एक दिन पहले उसने एक आदमी को भी मार डाला था जंगल में। अच्छा, तो तुम सब लोग अपने घरों में चले जाओ और अब ये चुलबुल का काम है कि भेड़िया को कैसे मारता है। तुम लोग आराम से सो जाओ और परेशान होने की कोई बात नहीं। अब ये चुलबुल पांडे का केस है और वही हल करेगा। फिर चुलबुल पांडे उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे वो भूखा भेड़िया रहता था। भेड़िया जैसे ही चुलबुल को देखता है तो चुलबुल के सामने आ जाता है और उसे कहता है, आज तो शिकार सामने ही आ गया। अरे इंस्पेक्टर, क्या तुझे मरने की इतनी जल्दी है क्या, जो तू खुद ब खुद इसी जंगल में आ गया? अरे ये तो अभी के अभी पता चल जाएगा कि कौन मरेगा। भूखा भेड़िया जैसे ही चुलबुल को मारने के लिए भागता है तो चुलबुल अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और भूखे भेड़िए को मार देते हैं। उसकी एक गोली से भूखा भेड़िया उसी वक्त गिर जाता है और उसी वक्त वो वहाँ पे मर जाता है। गांव वालों, मैंने भेड़िए को मार डाला है, अब तुम खुश हो जाओ, अब परेशानी की कोई बात नहीं। चुलबुल ने तुम लोगों से क्या कहा था, वो अपना फर्ज ज़रूर निभाएगा। एक दफ़े की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता दोनों साथ रहते थे। उनके पास कुछ भैंसें थी। वो अपना गुजर सफ़र उन भैंसों से ही करते थे। एक दिन वो बूढ़ा आदमी अपने पोते से कहता है, अरे चिंटू बेटा, कहाँ हो? इधर आओ ज़रा मेरे पास। क्या करूं इस लड़के का, सारा दिन खेलता रहता है, इसे कोई काम ही नहीं है। भैंसें भूखी मर रही है और ये खेलने में लगा हुआ है। फिर चिंटू वहाँ आ जाता है और अपने दादाजी से पूछता है, अरे दादाजी क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं मुझे? मैं खेल रहा था ना।
अरे बेटा, खेलना कूदना बाद में भी हो सकता है, पहले इन भैंसों को चराने के लिए लेके जाओ। कब से ये भूख के मारे चिल्ला रही हैं। जाओ जल्दी से इन्हें चराने के लिए लेके जाओ और वापस आकर तुम खेलने के लिए चले जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ भैंसों को चराने के लिए, फिर वापस आके खेलूंगा। ऐसा कहकर वो भैंसों को चराने के लिए लेके जाता है। ला 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 ला, आज तो मौसम कितना प्यारा है, बहुत ही मजा आ रहा है। फिर चिंटू मस्ती में चलता घूमता जंगल तक पहुंच जाता है और भैंसों को घास खाने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है। भैंसें तो खुद ब खुद घास खा लेंगी, क्यों ना मैं इस पेड़ की ठंडी सी छांव में थोड़ा आराम कर लूं। बहुत आराम कर लिया, अब क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं जंगल में बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। कुछ देर सोचने के बाद चिंटू को एक तरकीब सोचती है और वो कहता है, अरे यहाँ से करीब तो एक खेत है जहाँ पे गांव वाले काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको थोड़ा बेवकूफ़ बना दूँ। हाँ, यही अच्छा होगा, तफरी की तफरी भी हो जाएगी। अरे कोई बचाओ, कोई है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। चिंटू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चिंटू के पास भागते हुए आते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी भेड़िया नहीं है और देखते हैं कि चिंटू हंसने लगता है। अरे यहाँ तो कोई भी भेड़िया नहीं है, मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा था क्योंकि मैं बोर हो रहा था। देखो चिंटू बेटा, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। हम समझे तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और तुम्हें भेड़िया खा जाएगा। अरे चलो चलो गांव वालों, चलो, खामखा अपना वक्त ज़ाया कर दिया। फिर चिंटू भैंसें लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है और दूसरे दिन फिर वो भैंसों को चराने के लिए जंगल में आता है। फिर चिंटू गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सच में वहाँ पे भेड़िया आ जाता है और चिंटू भेड़िया को देखकर हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ, कोई है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता और भेड़िया उसकी भैंसों को मार देता है और चिंटू की तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन चिंटू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर चिंटू भागता हुआ गांव में आ जाता है और सब गांव वालों से माफ़ी मांगता है। रामू काका, आप सब मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया और आपसे झूठ बोला कि भेड़िया आ गया, लेकिन इस बार सच में भेड़िया आ गया और मेरी भैंसों को खा गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और अगली बार तुम किसी को बेवकूफ़ या किसी से झूठ मत बोलना, ये हमसे वादा करो। ठीक है रामू काका, अब मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना बड़ी पढ़ी लिखी और सुंदर थी। मीना के माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन उनके घर मनोज और उसका परिवार मीना को देखने आते हैं। मीना मनोज से मिलती है पर वो शादी से इनकार कर देती है। देखो माँ, मुझे इस मनोज से कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं तो उसी से शादी करूँगी। मीना की माँ इस बारे में मीना के बाबूजी से बात करती है, पर वो तो गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो शादी को साफ इनकार कर देते हैं और मनोज के परिवार को हाँ कर देते हैं। मीना को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो चुपके से घर से चली जाती है और राहुल से शादी कर लेती है। शादी के बाद राहुल मीना को वहाँ से बहुत दूर एक बड़े से घर में ले जाता है। यहाँ कितना सुंदर है, यहाँ कितना बड़ा बगीचा भी है, सब कितना अच्छा है। बस एक ही दुख है कि माँ बाबूजी भी हमारी खुशी में काश शामिल होते।
मीना राहुल के साथ अंदर जाने ही लगती है कि तभी उसको पीछे से कुछ महसूस होता है। मीना जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मेरे बाल किसी ने छुए। तुम पागल वागल हो गई हो। यहाँ बस हम दोनों हैं और कोई भी नहीं। देख रही हो ना कितनी दूर पर घर है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, शायद हवा चली होगी। दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद राहुल तो सो जाता है पर मीना को कुछ अजीब सा महसूस होता रहता है। जब भी उसकी आंख लगती है तभी उसका हाथ एकदम हिलता है और उसकी आंख खुल जाती है। पूरी रात मीना के साथ ऐसे ही होता रहता है। ऐसा ही करते करते सुबह हो जाती है। मीना उठ जाती है और बाथरूम जाती है। मीना अपना मुंह धोकर अपनी शक्ल शीशे में देख रही होती है कि तभी उसको शीशे में अपने पीछे खड़ी एक औरत दिखती है जिसके चेहरे पर काले लंबे बाल लटक रहे होते हैं। राहुल, राहुल, राहुल! मीना की चीख सुनकर राहुल जल्दी से अंदर आता है तो उसे मीना जमीन पर बेहोश पड़ी दिखती है। राहुल उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है। थोड़ी देर बाद जाकर मीना को होश आता है पर वो होश में आते ही बुरी तरह चिल्लाने लगती है। राहुल, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल! मीना राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता। मीना कुछ देर आराम करती है और राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद मीना खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। मीना बाहर देख ही रही होती है कि उसे पेड़ के पास फिर से वो चुड़ैल दिखती है। मीना फिर से डर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। 2-4 दिन तक ऐसा ही होता रहता है और वो चुड़ैल बार बार मीना को दिखती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आता है। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। मैंने कुछ बनाया ही नहीं। वो चुड़ैल मुझे फिर बाग में दिखी थी तो मैं यहाँ छुप गई। क्या चुड़ैल लगा के रखा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे शादी करके। नहीं खाना मुझे खाना। मैं जा रहा हूँ और बाहर ही खाना खाऊंगा। राहुल वहाँ से चला जाता है और मीना रोते हुए उसे रोकने लगती है। राहुल मीना की एक नहीं सुनता और घर के बाहर निकल जाता है। मीना बेचारी रोते रोते बाग तक आ जाती है और राहुल गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। मीना वहीं बैठकर रोने लगती है। जहाँ मीना रो रही होती है वहीं मिट्टी में उसे बाल दिखते हैं। हाँ, ये इतने लंबे बाल जमीन में। मीना उन बालों को खींचती है तो वो अटक जाते हैं। मीना बहुत जान लगाती है तब जाकर मीना के हाथ में वो बाल आते हैं। ये इतने लंबे बाल तो जरूर किसी औरत के हैं, पर यहाँ जमीन में कैसे आए? यहाँ तो बस मैं ही हूँ। मीना वहीं लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही मीना की आंख लगती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। आवाज सुनते ही मीना एकदम उठकर बैठ जाती है और सामने एक चुड़ैल को देखती है। मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। मीना डरकर भागने लगती है पर वो चुड़ैल एक ही बात बोलती रहती है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आजाद कर दो मुझे यहाँ से, मुझे बचा लो। मीना अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर सुबह राहुल आ जाता है। मीना का मन होता है कि वो रात को जो कुछ भी हुआ सब राहुल को बता दे, पर वो खुद को रोक लेती है। मीना वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम करने लगती है। रसोई में एक खिड़की होती है जहाँ से पूरा बगीचा अच्छे से दिखता। मीना उसी जगह टकटकी लगाए देखती रहती है जहाँ पिछली रात उसे एक औरत के बाल मिले थे। फिर उसे वहाँ वो चुड़ैल फिर से दिखती है। इस बार उस चुड़ैल के हाथ में एक फावड़ा होता है। मीना जल्दी से भागकर बाहर जाती है। मंगलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वे भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, ब्लेड और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। इसीलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो डरावना भूत अपनी चमकदार आरी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देता था। सभी गांव वाले उस आरी ब्लेड वाले डरावने भूत से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात
भूत अपनी आरी हाथ में लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छिपकर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपना सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना और कछु हो जाए, बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी आरी खून की प्यासी थी। आरी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत अपनी आरी से मनीष को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी से 1 नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देख कर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत उस शराबी को अपनी आरी से काटकर वहाँ से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर में भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। न जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमका तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, और ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए, जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। सभी गांव वाले बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में रात को कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था, इसीलिए गांव वालों के मन में से भूत का डर भी कम हो गया था। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में कमलेश की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे दैया, ये का हुई गवा, ये भूत इतनी टीक दोपहरी में कहाँ से आ धमका। हाय रे दैया, हमका तो बड़ी डर लागत है रे। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमका लगता है कि कहीं हम ही न इस भूत का खाना बन जाए। मीरा भूत से डरकर भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथ में ब्लेड लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इसने कमलेश भैया को अपने ब्लेड से काट काट कर घायल कर दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी आरी ब्लेड से काट कर मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर गांव के लोगों को मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे
और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अरे बेटा,